गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं सब लोग? सब ठीक ही होंगे। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मेथड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, हिस्टोरिकल आपने पढ़ लिया था। इसके बाद आपका था रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये भी हो गया। अपॉर्चुनिटी, इसके बाद ये भी आपने पढ़ लिया। और एक स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच, ये भी आपने पढ़ लिया। आज हम अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आपका है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स मेथड। देखिए क्या है ये। In this approach, the value of human resources based on their potential future earnings. Potential का क्या मतलब है? जो भविष्य में होने की संभावना होती है। An employee will generate over their career, डिस्काउंट कर दिया जाएगा to their present value। यानी कि इसमें हम ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? आपके एम्प्लॉइज जो फ्यूचर अर्निंग्स करके देंगे आपको, जिसकी संभावना है, जिनका पोटेंशियल है, अपने कैरियर के दौरान जितनी भी अर्निंग होगी उसको हम डिस्काउंटेड कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू से। ठीक है। दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय लेव एंड स्वार्च। इन दिस मेथड हम क्या करते हैं, इसमें एस्टिमेट्स द वैल्यू ऑफ एन एम्प्लॉय बेस्ड ऑन द डिस्काउंटेड फ्यूचर अर्निंग्स। यानी कि जो भी फ्यूचर अर्निंग्स होगी उसको हम डिस्काउंट कर देते हैं आज। दे आर एक्सपेक्टेड टू जनरेट फॉर द कंपनी। It essentially estimates the economic worth of an employee। इकोनॉमिक वर्थ निकालेंगे एम्प्लॉय का by determining the present value of their expected future earnings। जो भी उम्मीदें हैं कि भविष्य में इतना कमा कर देगा आपका एम्प्लॉय, उसको हम प्रेजेंट वैल्यू उसका फाइंड करेंगे डिस्काउंट करके। इसके कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, जो बातें आप यहाँ पर पढ़ ली है ना, बस वही बातें स्टेप वाइज लिखी हुई हैं। ऑल एम्प्लॉयज आर क्लासिफाइड इन स्पेसिफिक ग्रुप्स। ग्रुप बना दिया जाएगा एम्प्लॉय का, कौन से आधार पर? अकॉर्डिंग टू देयर एज एंड स्किल। एवरेज एनुअल अर्निंग्स जो होगी सारे ग्रुप्स की, वो हम डिटरमाइन कर लेंगे। इसके बाद जो आपका टोटल अर्निंग्स आएगा सारे ग्रुप का अप टू रिटायरमेंट एज आर कैलकुलेटेड। रिटायरमेंट की एज तक जितना भी टोटल अर्निंग्स होगा उसको कैलकुलेट कर लेंगे। और फाइनली अब क्या करना है, डिस्काउंटेड एट द रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न होता है जो एक कंपनी को मस्ट अर्न करना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट पर। कहीं भी अगर कंपनी इन्वेस्ट करती है तो मिनिमम रेट जो एक कंपनी को कमाना चाहिए टू मेंटेन इट्स मार्केट वैल्यू और टू इंक्रीज इट्स मार्केट वैल्यू, उसी को आप क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दैट डिस्काउंटेड वैल्यू, जो भी आपका डिस्काउंटेड वैल्यू आएगा, विल बी द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ये जो आपका मेथड है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स मेथड, कुछ इसके मेरिट्स हैं और कुछ इसके डिमेरिट्स हैं। देखिए मेरिट्स में क्या है, ये जो है आपका फ्यूचर ओरिएंटेड है क्योंकि इसमें आप फ्यूचर अर्निंग्स की बात किए हैं। रिफ्लेक्ट्स द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन देयर एक्सपेक्टेड फ्यूचर कॉन्ट्रीब्यूशन। भविष्य में जितना कॉन्ट्रीब्यूट करेगा एम्प्लॉयज आपकी कंपनी को, उसको आप लेते हैं। इनकॉर्पोरेट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इनकॉर्पोरेट करेंगे, मेकिंग इट फाइनेंशियली साउंड एंड अलाइंड विद मॉडर्न अकाउंटिंग प्रैक्टिसेज। ये तो इसके मेरिट्स हो गए। और कुछ डिमेरिट भी है। इसमें आप भरोसा करते हैं फ्यूचर अर्निंग्स पर, कैरियर स्पैन पर, प्रमोशन, डिस्काउंट रेट, और डिस्काउंट रेट जो है ना आपका, ये मे नॉट बी एक्यूरेट हो सकता है। इग्नोर्स नॉन मॉनिटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, इसमें आप केवल बात करेंगे मॉनिटरी कॉन्ट्रीब्यूशन की। जो नॉन मॉनिटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है या फिर आपका जो नॉन फाइनेंशियल एट्रीब्यूट्स है, एट्रीब्यूट्स का मतलब क्वालिटीज, जैसे लीडरशिप, इनोवेशन, टीम वर्क, ये सब जो क्वालिटीज है आपके एम्प्लॉयज की, इसको आप क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं। तो मेरिट्स के साथ साथ कुछ इसके डिमेरिट्स भी हैं आपके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मेथड में। आगे बढ़ते हैं। रिवार्ड वैल्यूएशन मॉडल, ये दिया था एरिक जी फ्लैमहोल्ट्ज ने 1971 में। ये क्या कहता है? रिवार्ड वैल्यूएशन मॉडल एसेस द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एम्प्लॉयज। इसमें हम इकोनॉमिक वैल्यू निकालेंगे एम्प्लॉय की टू एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन देयर फ्यूचर अर्निंग। सब आपको लगेगा ये तो वही वाली बातें हो गई ना, बेस्ड ऑन देयर फ्यूचर अर्निंग से ही तो अभी हम लास्ट में पढ़े थे। देखते हैं क्या है आगे। कुछ तो इसमें उसके बाद की प्लस पॉइंट कुछ तो होंगे इसमें, क्योंकि देखिए जो भी आप पढ़ रहे हैं ना, ये आपने अभी पढ़ा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स मेथड, तो इसमें ना किसी चीज को कुछ ना कुछ ये छूट गया था जो वहां पर, अब उसको यहाँ पर ऐड किया गया है रिवार्ड वैल्यूएशन मॉडल में। फिर इसमें कुछ छूट गया, इसका कुछ डिमेरिट्स रहा, तो इसके बाद आ गया आपका नेट बेनिफिट मॉडल। यानी कि
पिछले वाले मेथड में कुछ ना कुछ कमियां रह गई, उस कमी को दूर करते हुए अगला मेथड आता चला गया। तो देखते हैं रिवॉर्ड वैल्यूएशन मॉडल। यहां तक आपने देख लिया। रिवॉर्ड वैल्यूएशन मॉडल असेस द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एम्प्लॉइज टू एन ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन देयर फ्यूचर अर्निंग्स एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ देम मूविंग थ्रू डिफरेंट रोल्स। अब देखिए इसमें ना कुछ एडिशनल बातें हैं। कौन सी बातें हैं? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ देम मूविंग थ्रू डिफरेंट रोल्स, यानी कि रिवॉर्ड वैल्यूएशन मॉडल में सारी बातें पिछली वाली जो बातें थी वो सारी बातें तो है, लेकिन साथ में ये आपका प्लस है कि अगर प्रमोशन होता है या फिर डिफरेंट रोल्स में जाते हैं आपके एम्प्लॉइज, तो उसको भी आप यहाँ पर कंसीडर करते हैं। दिस मॉडल कंसीडर्स द प्रेजेंट वर्थ ऑफ एन एम्प्लॉइज फ्यूचर सर्विस डिस्काउंटेड बाय एन एप्रोप्रिएट रेट and aims to quantify the value of human resources by aggregating the present value of all employees. Similar है बातें। Assumptions क्या है? The model assumes that an employee's value to the organization depends on the positions they will occupy throughout their employment। यानी कि ये जो आपका मॉडल है रिवॉर्ड वैल्यूएशन मॉडल, इसमें जो है आप अलग अलग पोजीशन को भी कंसीडर करते हैं। कोई भी एम्प्लॉय जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं होता कि वो अगर 10 साल तक आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो 10 साल कंटिन्यू वो सेम ही पोजीशन पे बने हुए रहे। ठीक है, तो इसमें पोजीशंस दे विल ऑक्यूपाई, दे का मतलब यहाँ पर एम्प्लॉय से है, उसको आप कंसीडर करते हैं। लिमिटेशन अब इसमें क्या है? चैलेंजेस इन असाइनिंग मॉनिटरी वैल्यूज। अब अलग अलग पोजीशन है, सबके लिए मॉनिटरी वैल्यूज तो अलग अलग हो गई, अब उसको आप फिर फाइंड कीजिए। assigning monetary values to changes in employee roles and positions can be difficult। अब ये अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग मॉनिटरी वैल्यू होगा, उसको फाइंड करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसके बाद है आपका नेट बेनिफिट मॉडल। देखिए अब नेट बेनिफिट मॉडल क्या है? द नेट बेनिफिट मॉडल, इसको दिया था मॉर्स ने। इन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एसेस एन ऑर्गेनाइजेशंस ह्यूमन रिसोर्सेज वैल्यू by calculating the present value of net benefits derived from employees' services। It's essentially a method to determine the economic worth। यहाँ पर हम economic worth निकालेंगे human capital का by considering both, दोनों को consider करेंगे। क्या क्या consider करना है? एम्प्लॉय का contribution, एम्प्लॉय जो कमा कर दे रही है आपकी कंपनी को, एंड द कॉस्ट ऑफ देयर कंपेंसेशन, और आप भी तो सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं ना, दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो होगा आपका नेट बेनिफिट, यानी कि बेनिफिट माइनस कॉस्ट। बेनिफिट माइनस कॉस्ट करने के बाद आप क्या करेंगे? उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द नेट बेनिफिट इज डिटरमाइंड बाय अप्लाइंग अ प्री डिटरमाइंड डिस्काउंट रेट। एक डिस्काउंट रेट होता है, जो भी आपका बेनिफिट माइनस कॉस्ट करके जो भी वैल्यू आएगा आप उसको डिस्काउंट कर देते हैं, और डिस्काउंट रेट होता है जनरली द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपने अभी देख लिया क्या है? दिस अमाउंट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज टू द ऑर्गेनाइजेशन, एंड फाइनली जो वैल्यू आएगा डिस्काउंट रेट करने के बाद, डिस्काउंट करने के बाद, वही हो जाएगा आपके ह्यूमन रिसोर्सेज का वैल्यू। नेक्स्ट है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट नेट बेनिफिट मॉडल। अब आपको लगेगा अरे नेट बेनिफिट मॉडल अभी अभी तो पढ़ा था वो मॉर्स वाला, उसी का नहीं, एक एक्सटेंशन है। आइए देखते हैं। द सर्टेनिटी इक्विवेलेंट नेट बेनिफिट मॉडल डेवलप्ड बाय पेकिन ऑर्गन। इसको डेवलप किसने किया था? पेकिन ऑर्गन ने। इज अ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मॉडल दैट एक्सटेंड्स द मॉर्स नेट बेनिफिट मॉडल, यानी कि ये एक्सटेंशन है किसका? मॉर्स के नेट बेनिफिट मॉडल का, जो अभी आपने पीछे पढ़ा था। इट कंसिडर्स द सर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर नेट बेनिफिट्स। भविष्य में जो भी नेट बेनिफिट्स होगा उसके सर्टेनिटी को कंसीडर करते हैं व्हेन वैल्यूइंग ह्यूमन रिसोर्सेज। इसेंशियली इट एक्नॉलेजेज that the value of employees to an organization is not just about the potential future benefits। ये कहता है भविष्य में जो आपको बेनिफिट होगा केवल उसको ही कंसीडर नहीं करना है, साथ ही साथ बट ऑल्सो हाउ लाइकली दोज बेनिफिट्स आर टू बी मैटेरियलाइज। अब यहाँ पर एक नया शब्द आपको मिल गया, मैटेरियलाइज, यानी कि जो भी बेनिफिट्स भविष्य में होना है उसको वास्तविकता में लेकर कैसे आएंगे। मैटेरियलाइज का मतलब हो गया टू बिकम रियल, टू बिकम एक्चुअल, यानी हैपन कैसे करेंगे। द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द नेट बेनिफिट्स। जो भी नेट बेनिफिट्स आया है आपका फ्यूचर अर्निंग्स माइनस फ्यूचर कॉस्ट करके, बाय द सर्टेनिटी फैक्टर। अब क्या करेंगे?
जो नेट बेनिफिट आया है उसको बस एक स्टेप ना ये आगे है, नेट बेनिफिट मॉडल जो मॉड्स वाला था उससे एक स्टेप ये आगे है। तो जो भी नेट बेनिफिट आया था ना उसको हम सर्टेनिटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सर्टेनिटी फैक्टर क्या है? सर्टेनिटी फैक्टर का यूज करते हैं गारंटीड अमाउंट फाइंड करने के लिए, जिसको जो डिसीजन मेकर हैं आपकी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, जो कंसीडर करते हैं। ठीक है, this adjusted value represents the certain equivalent net benefit that the organization can expect from its human capital by incorporating the certainty factor। इसमें हम incorporate करते हैं यानी add करते हैं certainty factor। This model acknowledge that some employee investment might be more valuable than others। ये बताता है कि कुछ एम्प्लॉय जो हैं वो ज्यादा वैल्यूएबल होंगे दूसरे के तुलना में, more valuable than others even if the potential future benefits are the same। अगर आपका पोटेंशियल यानी कि संभावना जो भविष्य में होने के चांसेस हैं, अगर आपका फ्यूचर बेनिफिट्स सेम है, इसके बावजूद भी कुछ एम्प्लॉय की वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी ऑर्गेनाइजेशन के लिए दूसरों के कंपेयर में। एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाया गया है यहाँ पर सर्टेनिटी का मतलब, एन एम्प्लॉय विद अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेइंग विद द ऑर्गेनाइजेशन। कोई एक एम्प्लॉय है, उसकी प्रोबेबिलिटी अगर हाई है कि वो आपके साथ बना हुआ रहेगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नहीं जाएगा, एंड कंट्रीब्यूटिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर नहीं जाएगा, आपके साथ बना हुआ रहेगा, लंबे समय तक क्या करेगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करेगा, इज लाइकली टू हैव अ हाई सर्टेनिटी फैक्टर। तो उसका सर्टेनिटी फैक्टर जो है वो ज्यादा होगा कंपेयर टू देन एन एम्प्लॉय विद अ हाई टर्नओवर रेट, उस एम्प्लॉय के कंपेयर में जो आपको जल्दी ही छोड़कर चला जाएगा। इसके बाद है आपका एग्रीगेट पेमेंट मॉडल। ये ना आपका लास्ट मेथड है, और एग्रीगेट पेमेंट मॉडल इसको दिया था प्रोफेसर एस के चक्रवर्ती ने 1976 में, और ये जो है ये आपका इंडियन मेथड है। ठीक है, क्या बात होती है इसमें? द मॉडल सजेस्ट्स दैट द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इज बेस्ट असेस्ड ऑन अ कलेक्टिव और ग्रुप बेसिस rather than इंडिविजुअली। ये प्रोफेसर एस के चक्रवर्ती बोलते हैं कि जब भी हमें ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू निकालनी है तो वो बेहतर निकलेगा ऑन ग्रुप बेसिस पर rather than इंडिविजुअली। ठीक है, the model suggests that managerial and non-managerial employees can be evaluated separately। इसमें क्या करते हैं, मैनेजरियल और नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज का ग्रुप बना लिया जाता है, दो ग्रुप बन जाएंगे, allowing for more accurate assessments of different employee groups। The value of human resources is determined by multiplying the average salary। अब क्या होगा, जो एवरेज सैलरी है दोनों ग्रुप की, जो भी आपने मैनेजरियल और नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज का ग्रुप बनाया, एवरेज सैलरी निकाल लेंगे, और एवरेज टेन्योर ऑफ द एम्प्लॉयज, जितने समय तक एम्प्लॉयज काम करेंगे उस ग्रुप वाले, दोनों का क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जो वैल्यू आपको मिलेगा, द वैल्यू डिटरमाइंड एबव, जो वैल्यू आपको यहां से मिलेगा, फिर उसकी क्या कर देनी है, डिस्काउंटिंग एट द एक्सपेक्टेड एवरेज आफ्टर टैक्स रिटर्न ऑन कैपिटल over the average tenure period to ascertain the present value of the estimated future payment। इसके बाद जो है आपका जो present value आएगा वो आप बोलते हैं कि वो आपकी ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आपने देखा मेथड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इसके साथ ही जो आपका मेथड है वो कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।